हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने यहां पर लेकर के आया हूं भाई आईबीपीएस एसओ 2020 और 2021 के लिए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई किस टाइप का पेपर का हमारा पैटर्न आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी यहां पे डिस्कस करूंगा। और आज का हमारा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा ना, वो है एरर डिटेक्शन। एक नई बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि भाई आईबीपीएस एसओ ने अब यहां पर क्या कर दिया है कि भाई जो भी एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो भी कोई यहां पर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पिछले बार 5 क्वेश्चन यहां पर आए, तो वो बेसिकली सेम टॉपिक से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे प्रीपोजिशन पे बेस्ड ही 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए, कंजंक्शन पे बेस्ड ही 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए, तो इस टाइप से क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो फटाफट से आप इसको जोड़ लीजिए, बहुत ही ज्यादा फायदा यहां पर होने वाला है। चलिए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों डायरेक्शंस में इसके यहां पर पढ़ देता हूं भाई। डायरेक्शन यहां पर पिछले साल ये आया कि भाई एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। जी हां दोस्तों, पहले हमारे पास क्या होता था कि भाई हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को 5 पार्ट में बेसिकली ब्रेक करा जाता था और फिर वो यहां पर ये कहता था कि भाई इन 5 पार्ट में से एरर कहां पर है। तो यहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर सेंटेंस को उन्होंने ब्रेक किया है सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट में। फिर उन्होंने यहां पर ये बोला है कि देयर मे बी एन एरर इन वन और मोर पार्ट्स, एक या एक से ज्यादा में एरर हो सकता है। एक नया एक गेम खेलने का यहां पर प्रयास किया गया है। डिटरमाइन द पार्ट या पार्ट्स विच रिक्वायर्स करेक्शन एंड मार्क इट एज योर आंसर। भाई एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक जगह भी एरर हो सकता है और एक से ज्यादा जगह भी एरर हो सकता है। फटाफट से आइए इन प्रॉब्लम्स को हम लोग यहां पे देख लेते हैं। दोस्तों पहला वाला यहां पे प्रॉब्लम लिखा है कि एवरी मोटिवेशन दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इज फॉर द डिजायर फॉर प्लेजर और इट इज अ रिएक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट गेटिंग प्लेजर। ये आप यहां पर देख रहे हैं, वो भाई यहां पर ये बोल रहा है कि कोई भी मोटिवेशन जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होता है, वो बेसिकली किस चीज की वजह से होता है, मोटिवेशन क्यों होता है भाई? या तो उसका डिजायर होता है किस चीज का, प्लेजर का, या वो बेसिकली जो मोटिवेशन होता है वो एक तरीके से रिएक्शन होता है किस चीज का, फ्रस्ट्रेशन का। ठीक है ना? वो फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? ऑफ नॉट गेटिंग प्लेजर। ठीक है ना? अगर इस पूरे के पूरे सेंटेंस को आप यहां पर एनालाइज करेंगे, आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि ये भाई साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने ज्यादा हैं कि इसके मारे ये बिल्कुल खुशी से फूले नहीं समा रहे, इतने ज्यादा यहां पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमको एनालाइज करना है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में हम लोग यहां पर देखेंगे तो आप ये देखो, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ना, इस थर्ड पार्ट में लिखा है इट इज अ रिएक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। क्या लिखा है? ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखिए भाई, यहां पर जो ऑफ प्रिपोजिशन का इस्तेमाल किया गया ना, ये टोटल तरीके से गलत है। यहां पर आना चाहिए टू प्रिपोजिशन। यहां पर क्या आना चाहिए? टू प्रिपोजिशन यहां पर आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए उसका रीजन आप यहां पर सुन लीजिए। दोस्तों क्या है, ये जो रिएक्शन हमारे पास, ये जो रिएक्शन नाम का ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये रिएक्शन नाम का जो शब्द हमारे पास है, इसके साथ में दो प्रिपोजिशन जुड़ती हैं। कितनी? दो जुड़ती हैं। या तो रिएक्शन के साथ में ऑफ प्रिपोजिशन जुड़ेगा, या तो रिएक्शन के साथ में टू प्रिपोजिशन जुड़ता है। कोई भी एक प्रिपोजिशन इसके साथ में जुड़ती है। अब ऑफ प्रिपोजिशन रिएक्शन के साथ में कब जुड़ेगा, ये हमारे पास एक सिनेरियो है। और रिएक्शन के साथ में टू प्रिपोजिशन कब जुड़ेगा, ये भी हमारे पास में एक सिनेरियो है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहां पर मैंने टू प्रिपोजिशन का इस्तेमाल क्यों बेसिकली किया है। अब यहां पर क्या है कि ऑफ प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग रिएक्शन के साथ में तब करते हैं जब वो रिएक्शन किसी ना किसी इंडिविजुअल का हो, या बहुत बेहतर ढंग से मैं इसको यहां पे लिखूं, वो जो रिएक्शन है ना, वो किसी ना किसी इंसान की वजह से हो, या किसी इंसान ने वो रिएक्शन दिया हो। ठीक है ना? ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन अगर किसी इंसान ने दिया, ठीक है ना, तब तो वहां पर आप ऑफ प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर रिएक्शन किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से आया है, अगर रिएक्शन किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से आया है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? टू प्रिपोजिशन का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्या हुआ है, ये जो फ्रस्ट्रेशन यहां पर लिखा है दोस्तों, फटाफट से आप यहां पर देख लो, ये जो फ्रस्ट्रेशन यहां पर लिखा है ना,
फ्रस्ट्रेट हो गया कोई आदमी, तो भाई कोई ना कोई सिचुएशन ही ऐसी रही होगी जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो इस पर्टिकुलर ये जो यहां पर बेसिकली फ्रस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ये फ्रस्ट्रेशन जो यहां पर है ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन हमारे पास एक्चुअली में क्या हो गया, ये यहां पर एक सिचुएशन है। और सिचुएशन के साथ में जब कभी भी रिएक्शन शब्द का इस्तेमाल होता है, तब वहां पर आपको टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इसके थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास यहां पर एरर था। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम एक बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। यहां पर भी प्रीपोजिशन का खेल है। मैं आपको समझाऊंगा कि प्रीपोजिशन यहां पे कितनी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट देने का सिर्फ यहां पर मकसद यह है कि ना सिर्फ ये प्रॉब्लम, इसके जैसे कई सारे प्रॉब्लम आप यहां पर फ्रेम कर सकते हो। सिर्फ इतना सा यहां पर मकसद है। यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है कि ही फेड हिज गोट्स टू कीप देम अलाइव। वो जो है तो उसकी जो गोट्स होती थी, जो बकरियां उसकी है ना, वो किस लिए खिलाता था भाई? देखो यहां पर बकरी खा रही है, बगल में आप यहां पे देख पा रहे हो। किस लिए खिलाता था? ताकि वो जिंदा रहे। बट ही फेड द वाइल्ड गोट्स, जो जंगली बेसिकली बकरियां थी, उनको वो बेसिकली क्या करता था? बट ही फेड द वाइल्ड गोट्स विथ प्लेंटी ऑफ फूड टू टेम्प्ट देम स्टेप बैक। ठीक है ना? जो उसके पास कुछ गोश्त थी, उनको वो इसलिए खिलाता था ताकि वो जिंदा रहें। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हो, ये जो बेसिकली बकरी यहां पर है ना, ये बिल्कुल जंगली टाइप की बकरी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फूड ये वहां पर खा रही है। तो जो जंगली बकरियां थी, वो उनको वो इसलिए खिलाता था, किस चीज के लिए? टू टेम्प्ट देम स्टे बैक। अब ये टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, इस बात को बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। ये शब्द यहां पर बहुत बड़ा खेल करने वाला है, और ये प्रॉब्लम हमारा इसी पर्टिकुलर शब्द पे यहां पर बेस्ड है। दोस्तों देखो, टेम्प्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। क्या करना? एनकरेज करना। किसी को एनकरेज करना, इसका यहां पर मतलब होता है, वो भी खासकर कुछ गलत करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेम्प्ट का मतलब होता है भाई आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, वो भी खासकर कुछ गलत करने के लिए। ये यहां पर इसका मतलब होता है। अब क्या होता है कि देखिए दोस्तों, हमारे प्रीवियस वाले जो वीडियोस हैं, वहां पर मैंने प्रीपोजिशन के काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो टोटली नए होंगे, लेकिन वो काफी ज्यादा इफेक्टिव आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीपोजिशन के। साथ ही साथ वहां पर मैंने ना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी जिक्र काफी अच्छे से किया हुआ है। जी हां दोस्तों, हमारे कुछ वीडियोस ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाले हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट वीडियोस हैं। तो इन्हीं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को, और जो हमारे पास प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको मिला करके मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। अब आप यहां पर ये देखो, टेम्प्ट कर रहा है। ठीक है ना? टेम्प्ट करने का मैंने आपको यहां पर मतलब क्या बताया दोस्तों? टेम्प्ट करने का मतलब होता है एनकरेज करना। क्या करना? एनकरेज करना। वो भी किस चीज के लिए? कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए। अब यहां पर आप देखो, टेम्प्ट के बाद में यहां पे लिखा है देम, लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में? टेम्प्ट के बाद आप यहां पे देखो देम लिखा है। अब ये देम बेसिकली किसके लिए लिखा गया है? ये जो टेम्प्ट देम यहां पे लिखा गया है ना, ये यहां पे लिखा गया है वाइल्ड गोट्स के लिए। यहां पर किसके लिए लिखा गया है? वाइल्ड गोट्स के लिए, जो ऊपर आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब ये बेसिकली क्या है, वो इनको टेम्प्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? टेम्प्ट कर रहा है। अच्छा, अब आप यहां पर देखो, अगर आप कुछ बुक्स में भी देखेंगे या कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे, तो भाई वो आपको यहां पर ये बताएंगे ना कि ये जो टेम्प्ट है, टेम्प्ट के बाद में, टेम्प्ट के बाद में आप क्या करना? टेम्प्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना। ठीक है ना? अब क्या होता है कि काफी सारी जगह यह बताया जाता है कि भाई टेम्प्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना। लेकिन दोस्तों सही लॉजिक ये होता है कि टेम्प्ट, ये जो बेसिकली शब्द है, इसके बाद में टू प्रीपोजिशन आती भी है, और इसके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, जैसे टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेम्प्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, और टेम्प्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। दोनों के दोनों केसेस होते हैं टेम्प्ट के साथ में। ठीक है ना? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमारे वीडियो कोर्स में भी बेसिकली अवेलेबल हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी काफी सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं। तो टेम्प्ट के बाद में कब हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें और कब टू का इस्तेमाल ना करें, अब आप ये देखिए, यहां से बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको यहां पर बताता हूं, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से। टेम्प्ट का मतलब क्या है? एनकरेज करना। ठीक है ना? इसने जो एनकरेज किया है, इसने एनकरेज किया, एनकरेज बेसिक एनकरेज करना क्या होगा भाई? उसने कोई ना कोई काम किया, किस चीज का? एनकरेज करने का। तो ये जो एनकरेज करने वाली एक्टिविटी थी,
इसका रिसीवर कौन होगा? इसका रिसीवर कौन होगा? इसका रिसीवर कौन होगा? वाइल्ड गोट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेम्प्ट करा, एनकरेज करा और ये जो पर्टिकुलर एक्शन था, इसका रिसीवर कौन होगा? कौन होगा? वाइल्ड गोट्स इसका रिसीवर होंगी। अब क्या होता है, ये जो रिसीवर होता है ना, कोई भी रिसीवर होता है, रिसीवर के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करा जाता है? टू प्रीपोजिशन का। इसीलिए क्या होगा, टेम्प्ट के बाद में यहां पर मैं लगाऊंगा टू प्रीपोजिशन। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? टू प्रीपोजिशन लगाऊंगा, क्योंकि ये जो एनकरेज कर रहा है और जो इसका रिसीवर है, रिसीवर कौन है? वाइल्ड गोट्स। ये जस्ट इसके बाद में लिखा है एक्शन, और एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है ये यहां पे लिखा हुआ है। तो भाई टेम्प्ट के बाद में मुझे यहां पे टू प्रीपोजिशन और लिख देनी चाहिए थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ब का कोई ना कोई रिसीवर है जो इसके बगल में लिखा है। टू प्रीपोजिशन रिसीवर की प्रीपोजिशन होती है, तो जब रिसीवर लिखा हो तब आप वहां पर क्या करना? टेम्प्ट के बाद में तब तो टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब यहां पर भी थर्ड वाले पार्ट में क्या था? एरर था। चले नेक्स्ट मैं यहां पर मूव करता हूं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स gathered in cities into the US last weekend for rallies organized in the wake of deadly mass shooting at a high school in Parkland, Florida। भाई वो यहां पर क्या बोल रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स गैदर्ड इन सिटीज, मतलब भाई काफी सारे हजारों की मात्रा में क्या हुआ? प्रोटेस्टर्स जो थे वो कहां पर आ गए? वो शहरों में आ गए। कहां पर? यहां पे क्या लिखा है? इनटू द यूएस लास्ट वीकेंड, ठीक है ना, पिछले वीकेंड को यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पर आ गए फॉर रैलीज ऑर्गेनाइज्ड इन द वेक ऑफ डेडली मास शूटिंग। अब ये रैली किसकी वजह से हो रही थी? प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई डेडली मास शूटिंग हुई थी, काफी सारे लोगों को क्या हुआ था? इकट्ठा मार दिया गया था। वो भी कहां पर? एट आ हाई स्कूल इन पार्कलैंड, फ्लोरिडा। ठीक है ना, एट आ हाई स्कूल इन पार्कलैंड, फ्लोरिडा। अब यहां पर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस सवाल को एनालिसिस किस तरह से करना है। भाई यहां पर देखिए इनटू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इनटू लिखा हुआ है। पहली बात तो इसको समझो, ये जो इनटू यहां पर आपके पास प्रीपोजिशन होती है। अच्छा एक बात आप यहां पर और बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अब ऐसा हो रहा है कि आईबीपीएस एसओ में अगर कोई पर्टिकुलर मान के चलिए सेंटेंस कनेक्टर्स आ रहे हैं, तो एक ही एक आपके पास पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं, जिसको आप बेसिकली कंजंक्शंस बोलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस का भी वहां पर अच्छा खासा यूज होता है। आगे चल के मैं वीडियो जिसके लेकर के आऊंगा, दिक्कत आपको 1% नहीं होगी। अभी तक भी हमने यहाँ पर क्या देखा? जो 4 से 5 हमारे पास एरर्स के सवाल आते हैं, भाई 3 तो प्रीपोजिशन पर ही बेस्ड आ गए। ठीक है ना, तो टॉपिक वाइज अब वो एरर्स आपसे यहां पर पूछने लगे। अब इनटू प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखो इनटू प्रीपोजिशन में हमेशा ना मूवमेंट होती है। इनटू प्रीपोजिशन में हमेशा क्या होता है? मूवमेंट का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। ये बात तो यहां पूरी तरीके से सही है कि इनटू में ना मूवमेंट का जिक्र होता है। भाई वो यहां पर क्या लिख रहा है? इसके पहला वाला हिस्सा आप यहां पे देखें, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स गैदर्ड इन द सिटीज। भाई यहां पे गैदर्ड लिखा हुआ है। गैदर्ड यहां पे लिखा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि भाई यहां पर क्या लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो काम है ना, आपका काम क्या हो चुका है? काम आपका कंप्लीट हो चुका है। काम क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये जो यूएस की जो सिटीज हैं, यहां पर लोग ऑलरेडी आके इकट्ठे हो चुके हैं। जब ऑलरेडी आके इकट्ठे हो चुके हैं, वो ऑलरेडी यहां पर बता रहा है। फिर ये जो मूवमेंट वाली प्रीपोजिशन है, जिसको आपने इनटू प्रीपोजिशन बोला है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर इतना सा कॉन्टेक्स्ट यहां पर बता दीजिए कि भाई काफी सारे लोग थे जो यूएस की सिटीज में, वो यहां पर क्या बोल रहा है? पूरा खचाखच जो है, तो यूएस यहां पर क्या था? लोगों से भरा हुआ था, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा था। ये बात आप यहां पर बता सकते हैं। तो भाई यहां पर इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। आप यहां पर यह बोल सकते हो भाई, इनटू की जगह यहां पर बेटर जो प्रीपोजिशन रहेगा ना, वो अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है इस छोर से लेकर के इस छोर तक। ठीक है ना, तो अक्रॉस प्रीपोजिशन यहां पर सबसे सही बैठ रही थी। मतलब यहां पर सेकंड वाले पार्ट में एरर था। चलिए नेक्स्ट वाले पे हम लोग यहां पे मूव करते हैं। The task of self-realization would not be achieved through haste or heedlessness, as it needs patience, enthusiasm, attention and freedom from tension। भाई वो ये बोल रहा है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ होता है ना, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला पाथ जो होता है, वुड नॉट बी अचीव्ड थ्रू हेस्ट। मतलब ये ऐसे अचीव नहीं हो सकता। कैसे? हेस्ट मतलब जल्दबाजी में, और हीडलेसनेस, देखो हीड मतलब होता है ध्यान देना, या आप बहुत ज्यादा जल्दी में होंगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना,
और हीडलेसनेस मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दें तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिल जाए। इसको किस चीज की जरूरत है? इसको पेशेंस की जरूरत है, इसको एंथुसियाज्म की जरूरत है, इसको अटेंशन की जरूरत है, और इसको फ्रीडम की जरूरत है। वो भी किस चीज से? टेंशन से। जल्दबाजी वाला यहां पर काम नहीं है। लेकिन आप ये देखो जो मैडम यहां पर है ना, ये बहुत जल्दी में थी, अपने बाल बांध करके ही नहीं आई है, ठीक है ना। और इस सेल्फ रियलाइजेशन में जाने का क्या कर रही है? इस सेल्फ रियलाइजेशन में जाने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। अब यहां पर दो पॉइंट आते हैं। ऐसा लिखने वाले ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन वाला, ये अचीव नहीं हो सकता। ऐसा उसने यहां पर नहीं कहा है। ये अचीव हो सकता है, सिर्फ कुछ चीजों की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि ये अचीव यहां पर हो सकता है, और ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस यहां पे लिखा है ना, इसको आपने कंडीशन में डाला हुआ है। किस में डाला हुआ है? कंडीशन में। अब मैं आपको बताता हूं कैसे मैं ये बात बोल पा रहा हूं। देखो दोस्तों, यहां पर क्या है ना, वुड लिखा है और वुड के बाद में यहां पर बी लिखा है। ये जो वुड यहां पे लिखा है, ये बेसिकली यहां पर क्या लिखा है? वुड यहां पे लिखा है और बी यहां पे लिखा है। ये यहां पे लिखा है वर्ब की बेस फॉर्म। दोस्तों इतना यहां पे लिख करके ना क्या किया आपने? इसको कंडीशन में डाल दिया। अब ये कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, तात्पर्य बहुत ध्यान से मेरी बात आप यहां पे सुन लीजिए। दोस्तों क्या होता है, हमारे पास इंग्लिश में तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं। इस पे बेस्ड हमारे वीडियोस भी आप यहां पे देख सकते हैं। देखो यहां पर हमारे पास तीन टाइप की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है ओपन कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है, इसको मैं यहां पर बोलता हूं सेमी क्लोज कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो मेरे पास होती है, उसको मैं यहां पर बोलता हूं क्लोज कंडीशन। अब आप देखो, मैं आपको सेमी क्लोज कंडीशन का एक एग्जांपल यहां पर बताता हूं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सही कैसे होगा। मैंने यहां पे लिखा कि ही इफ ही आंसर्ड द इफ ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, इफ ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, कॉमा, फिर मैं यहां पर बेसिकली ये लिख रहा हूं, ही वुड गेट द प्राइस। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इफ ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, ही वुड गेट द प्राइस। थोड़ा सा मैं यहां पर अपना इंक का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इसको मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास सेमी क्लोज कंडीशन का है। किसका है? सेमी क्लोज कंडीशन का है। देखिए, सेमी क्लोज कंडीशन में क्या होता है? सेमी क्लोज कंडीशन में ऐसे इवेंट बताए जाते हैं जो कि इम्प्रोबेबल हो। ये इवेंट बेसिकली किस टाइप के होते हैं? ये इवेंट ऐसे होते हैं जो कि इम्प्रोबेबल है। इम्प्रोबेबल का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सेमी क्लोज कंडीशन में ऐसे इवेंट होते हैं जो कि इम्प्रोबेबल होते हैं, जो कि कभी हो ही नहीं सकते। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ यहां पे लिखा है। इसमें जो कंडीशन यहां पे लिखा है ना, ये बेसिकली कंडीशन वाला पार्ट है, और यहां से लेके यहां तक क्या है? रिजल्ट वाला पार्ट है। जो कंडीशन वाला इसका पार्ट होता है ना, उसमें वर्ब को सेकंड फॉर्मेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्मेट में। और जो इसका रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट कैसे लिखते हो? इसका रिजल्ट आप लिखते हो भाई, यहां पर वुड लिखोगे प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आप यहां पे लिख दोगे। तो ये जो सेमी क्लोज कंडीशन का जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है ना, वहां पर वुड आता है प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में आपने क्या किया? ऊपर वाले सेंटेंस में आपने यही वाला काम तो बेसिकली कर दिया है। यहां पर वुड लिखा है प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है। भाई वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म कहां आती है? ये रिजल्ट में आती है, वो भी किस चीज के? सेमी क्लोज कंडीशन के। और सेमी क्लोज कंडीशन का मतलब क्या होता है? इवेंट कैसे हैं? इम्प्रोबेबल हैं, जो कभी हो ही नहीं सकते। तो भाई यहां पर क्या है? यहां पर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है। वो ये बोल रहा है कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन आपको मिल सकता है, जल्दबाजी मत करिए, चीजों पर ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, एंथुसियाज्म आप अपना बना करके रखिए, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो यहां पर आपने क्या करा था? वो बोल रहा है ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को आपने ऊपर वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगा करके आपने यहां पर क्या किया? सेमी क्लोज कंडीशन में डाल दिया। तो ये टोटल गलत यहां पर हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बेटर है वुड की जगह आप यहां पर क्या लिखें? विल आप यहां पे लिख दीजिए, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात बिल्कुल नहीं यहां पर समझना कि भाई विल का पास्ट टेंस ही तो वुड होता है, फिर दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों, विल का पास्ट टेंस वुड नहीं होता। जी हां, आप थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, विल का पास्ट टेंस वुड नहीं होता। बेटर है आप इसको इस तरीके से बोलें, विल की वीकर फॉर्म वुड होती है। तो यहां पर क्या है भाई? पहले वाले हमारे पार्ट में क्या था? यहां पर पहले वाले पार्ट में आपके पास यहां पर क्या था? एरर था, वुड नहीं आएगा। विल का वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ये छोटी छोटी सी बातें बड़े प्यारे ढंग से और विद हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस हमारे वीडियो कोर्स में अवेलेबल कराई गई है, जिसका डिटेल मैं आपको जस्ट इसके बाद देने वाला हूं। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं आज के सेशन का। नसरुद्दीन वाज आस्क्ड इफ ही रिमेंबर्स एनी ऑफ द सेइंग्स ऑफ द
prophet as being exceptionally meaningful to him, and he replied that he knew a tradition retold by Akarma which nobody else had heard. भाई ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना, आप यहां पे देख लो, इसकी पूरी जो पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट है, या तो इसका जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है वो काहे का है, वो हमारे पास यहां पर पास्ट का है। इसका जो पूरा का पूरा टाइम वो यहां पर बता रहा है ना, टाइम वो इसका पूरा का पूरा काहे का बता रहा है, पास्ट का बता रहा है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, वॉज आस्क्ड यहां पे लिखा हुआ है। फिर यहां पे देखो क्या लिखा है, रिप्लाइड यहां पे लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, न्यू यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर आप यहां पे देखो, यहां पर बेसिकली क्या लिखा है, यहां पे रिटोल्ड लिखा हुआ है, और यहां पे देखो हैड हर्ड यहां पे लिखा है, मतलब पास्ट परफेक्ट में इसको बनाया गया है। पास्ट और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर हमारे हेल लॉट ऑफ एग्जांपल्स और वीडियोस यहां पर गिवन है। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम यहां पे लिखा है ना, ये पूरा का पूरा टाइम कैसा लिखा है, पूरा का पूरा टाइम पास्ट की बात यहां पर हो रही है। और दोस्तों टाइम के हिसाब से टेंस चलता है। टेंस किसके हिसाब से चलता है, टेंस चलता है टाइम के हिसाब से, टाइम डिसाइड द टेंस। तो आपको यहां पर क्या करना है कि भाई जब टाइम आपके पास पास्ट की, पूरी बात पास्ट की हो रही है, तो रिमेंबर्स लिख करके क्यों इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर रिमेंबर्ड बेसिकली आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर भी पहले वाले पार्ट में क्या था, एरर था, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। टाइम 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 डिसाइड्स द टेंस। चले दोस्तों, इन्हीं पर्टिकुलर छोटी छोटी बातों को मैंने यहां पर क्या किया है कि भाई मैंने यहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं, इंग्लिश एडवांटेज के नाम से। जस्ट अ सेकंड, इंग्लिश एडवांटेज के नाम से मैं यहां पर दोस्तों एक कोर्स लेकर के आया हूं। और ये जो इंग्लिश एडवांटेज का हमारा एक कोर्स है, ये आपके ना सिर्फ आपको एसओ में हेल्प करेगा, बल्कि अभी काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी एलआईसी भी आएगा, अभी एसबीआई पीओ भी आ रहा है, आरआरबी पीओ का मेंस भी यहां पर है, एसबीआई क्लर्क भी आपके पास यहां पर आएगा। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में वो सारी की सारी चीजें हैं जो एग्जाम रेलेवेंट है, सेल्फ पेस्ड आप लर्निंग कर सकते हैं, और इसमें इतना कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है कि इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 35 आवर्स से ऊपर के इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट और लेक्चर पीडीएफ भी है, मीडियम इसका बायलिंगुअल रखा गया। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसकी है कि 1000 से ऊपर प्रॉब्लम्स आपको यहां पर सॉल्व कराए गए हैं, डाउट क्लासेस भी आपकी यहां पर अलग से हैं। वैसे तो ये 1999 का है, लेकिन अगर आप तरु 50 कोड का यहां पर यूज करेंगे तो 50% दोस्तों आपको यहां पर डिस्काउंट जो है तो आराम से हो जाएगा। और सारी की सारी बातें इतने इजीली आपको यहां पर समझाई गई हैं कि जिसकी दोस्तों कोई भी मैच नहीं है किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। चले, अब दोस्तों यहां पर होने क्या वाला है भाई, दोस्तों यहां पर यह चीज होने वाली है कि हमारे पास यहां पर इस पर्टिकुलर, अगर मैं इसकी आपसे बात करता हूं कि भाई यहां पर जो हमारे पास इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस का हमने यहां पर डिस्कशन किया है, तो सबसे अच्छी बात इसकी यहां पर यह है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम रेलेवेंट हैं, और सारे के सारे प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दिए जाएंगे एंड में, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं, जो शायद ही अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बेस प्रॉब्लम्स कराता है, क्योंकि बैंक के एग्जाम्स में और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पे बेस्ड ही प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पर बताए गए हैं, पैटर्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उस पे बेस्ड यहां पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और मोड ऑफ डिफिकल्टी जो है ना, एक भी हमने छोड़ा नहीं है। लेवल 0 मतलब इजी से हम स्टार्ट करते चले गए हैं बिल्कुल हाई लेवल तक। चले तो दोस्तों, आज ही आप मेरे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, इससे आपको 3 से 4 बेहतरीन फायदे भी होने वाले हैं। एक तो आपको वोकैब करीना फ्री वोकैब की आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जो कि द हिंदू एडिटोरियल से ही बनाई जाती है रोज के बेसिस पर। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी अब आने लगे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी अब आने लगे हैं, सारे के सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। डाउट्स भी आप अपने मुझे इस पर भेज सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारे जितने भी रेलेवेंट वीडियोस हैं वो भी आपको यहां पर मिलेंगे, अपकमिंग सेशंस की भी आपको इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस बने, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, और यकीन मानिए 3 से 4 वीडियोस देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंग्लिश का, अगर वो दोस्तों 10 होगा ना, तो वही 3 से 4 दिन में 50% आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। धीरे धीरे तो फिर इसको बढ़ना ही है। ठीक है ना। तो आज ही इस पर्टिकुलर चैनल को आप यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज या टाइम टेबल मैनेजमेंट या स्ट्रेस, कोई भी फलानी ढिकानी चीज है, तो हम उसके लिए बैठे हैं। कोई
दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर्फ मुझे मेल कर दीजिए doubtsfirst@gmail.com पे। जितने भी रेलेवेंट डाउट्स होंगे जरूर वहां पे लिए जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल से खुद को जोड़ना ना भूलें और इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करना ना भूलें। यकीन मानिए, वी मेक दिस हैपन एवरी ईयर। ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है, तो हमसे जुड़े रहें। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून टू जेसी एकेडमी।